नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज का आज छठा पार्ट है और आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको विस्तार से एक्सप्लेन यहाँ पे करने वाला हूँ। और यदि आप उत्तराखंड बीडीओ पटवारी लेखपाल एग्जाम हेतु 40 प्लस टेस्ट सीरीज के साथ दोस्तों जुड़ना चाहते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 100 नंबर के बाइलिंगुअल हिंदी अथवा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक समझाया गया है फैक्ट वाइज। तो यदि आप इस टेस्ट सीरीज को दोस्तों ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और जरधारी क्लासेस ऐप या ऐप का लिंक मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। तो इस लिंक से भी आप इस ऐप को इंस्टॉल करके डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज के साथ दोस्तों जुड़ सकते हैं। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं बेतवा, केन, सिंध और चंबल, और इनको हमें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। इसमें जो सबसे पश्चिमी नदी है वो है चंबल नदी, नंबर 1 पे आ जाएगी। चंबल नदी जो कि महू से निकलती है और इटावा के पास ही यमुना से मिल जाती है। उसके बाद है सिंध, ये चंबल के पूर्व में स्थित है। फिर है बेतवा, चंबल सिंध बेतवा, और फिर है केन, चंबल सिंध बेतवा केन। एक ही हो जाएगा 2, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? चंबल है 4, फिर है 3, फिर 2 और 1, 4 3 2 1। चंबल सिंध बेतवा केन, इस प्रकार आपको इसको नोट करना है। चंबल सिंध बेतवा केन, ये पश्चिम से पूर्व की ओर यमुना का जो यमुना की सहायक नदी है उनका क्रम है। चंबल सिंध बेतवा केन, 4 3 1 2 बी, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। चंबल सिंध बेतवा और केन, 4 3 1 2। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? चंबल की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है। बनास, काल, सिंध और कुनो और बेतवा। तो बेतवा दोस्तों यहाँ पे चंबल की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि बेतवा किसकी है? स्वयं यहाँ पे यमुना की अलग से एक सहायक नदी है। चंबल भी यमुना की सहायक नदी है और बेतवा भी यमुना की सहायक नदी है। बाकी बनास, काल सिंधी और कुनो ये चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बनास, काल सिंध, कुनो और सिपरा ये चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और जो चंबल है दोस्तों, चंबल सिंध बेतवा और केन, ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, जो कि दाएं तट से यमुना की सहायक नदी, यानी दाएं तट से ये सभी नदियां यमुना से संगम करती है। चंबल सिंध केन और बेतवा। और जो यमुना ये किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है, जो कि गंगा नदी से दाएं ओर से संगम करती है। ये भी आपको नोट करना है, कई बार दाएं बाएं भी पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कोयला भंडार है और सूची 2 में है राज्य। तो उत्तर जो कोयला भंडार है दोस्तों, ये कहाँ है आपका? ये है झारखंड में। इब नदी, ये है उड़ीसा में। तातापनी, रामकोला, ये है छत्तीसगढ़ में। और उमरिया है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो हो जाएगा 4 3, ये है 2 और 1, 4 3 2 1, यानी इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा, अगिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, चांगला दर्रा या बोमडिला? बोमडिला दर्रा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को ये जोड़ने वाला दर्रा है बोमडिला दर्रा। अब यहाँ पे जो अन्य दर्रे हैं, जैसे अगिल दर्रा, ये दोस्तों लद्दाख के उत्तर में है, काराकोरम श्रेणी में। और ये लद्दाख और चीन के बीच में स्थित है। चीन का जो सिंजियांग प्रांत है उसको ये जोड़ता है। ये है लद्दाख में, लद्दाख और चीन के मध्य स्थित है अगिल दर्रा। बनिहाल दर्रे की बात करें तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है यहाँ पर स्थित है। और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को जोड़ता है ये श्रीनगर से। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने जोड़ने वाला दर्रा है दोस्तों बनिहाल दर्रा। उसके बाद है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा ये भी लद्दाख में है और लद्दाख में ये तिब्बत सीमा को जोड़ता है लद्दाख से। ये भी कहाँ है? लद्दाख में है चांगला दर्रा। और बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि तिब्बत से जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट यहाँ पे पर्वत श्रृंखला दी गई है और आपको बताना है कि उन पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी कौन है।
कई बार दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न ये बनता है कि जैसे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है या नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो यहाँ पे सभी 4 पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंची चोटी आपको एक ही क्वेश्चन में पता लग जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो कौन सी है? तो ये यहाँ पे डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों डोडा बेटा। तो ये तमिलनाडु राज्य में है, ये तमिलनाडु में। उसके बाद है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोस्तों वो है धूपगढ़। और ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। अरावली पर्वत श्रृंखला कई बार प्रश्न पूछ जाता है। ये सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है भारत की। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। यहाँ पे आ जाएगा आबू पर्वत। आबू पर्वत पर है गुरु शिखर। यहाँ पे तीसरे का हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे हिमालय। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों एवरेस्ट। एवरेस्ट का और इसको सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सागर माथा कौन है? एवरेस्ट को ही सागर माथा कहते हैं, एवरेस्ट। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 4, 2 का हो गया यहाँ पे 3, 4 3, फिर सेकंड ये हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। अरावली सबसे ऊंची चोटी है आओ पर्वत। और आओ पर्वत पे जो अ, गुरु शिखर है ये सबसे ऊंची चोटी है। और ये राजस्थान के माउंट आबू यानी आओ पर्वत स्थित है गुरु शिखर। आओ पर्वत कहाँ है? ये राजस्थान में है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट यानी सागरमाथा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में बोकारो लौह एवं इस्पात संयंत्र है? बोकारो लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? ये है झारखंड में। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंडला पोर्ट सरदार पटेल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। दूसरा कथन है मारमा गोवा बंदरगाह प्रमुख आयरन अयस्क निर्यात के लिए है। तीसरा है चेन्नई देश के पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। और चौथा है पाराद्वीप बंदरगाह देश में माइका के निर्यात के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कितने कथन इसमें से सही है। पहला दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें, पहला कथन है जो कंडला पोर्ट सरदार पटेल पोर्ट के नाम से जाना जाता है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। अगर हम कंडला पोर्ट की बात करें तो कांडला पोर्ट है दोस्तों ये गुजरात में है, एक ज्वारीय बंदरगाह है। लेकिन इसको दीन दयाल पतन के नाम से जाना जाता है, न कि सरदार पटेल पोर्ट के नाम से। इसका नाम क्या है? दीन दयाल बंदरगाह या पतन। जो कांडला पोर्ट है ये कहाँ है? गुजरात में है। ये कहाँ है? गुजरात में है, एक ज्वारीय बंदरगाह है। लेकिन इसका नाम है दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल पोर्ट। तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा कथन है मारमा गोवा बंदरगाह प्रमुख आयरन अयस्क निर्यात है। मारमा गोवा बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? सबसे पहले तो ये गोवा में है, इंपॉर्टेंट है। मारमा गोवा नाम से ही गोवा बंदरगाह है, ठीक है। तो ये कहाँ है? गोवा में स्थित है। भारत के एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है दोस्तों। ये बिल्कुल सही है, आयरन अयस्क निर्यात के लिए है, बिल्कुल सही है। चेन्नई देश के पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। ये बिल्कुल सही है, चेन्नई देश के पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। और चौथा है पारादीप बंदरगाह देश में माइका के निर्यात के लिए जाना जाता है। सबसे पहले जो पारादीप बंदरगाह है दोस्तों ये कहाँ है? ये है उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। और ये किसके निर्यात के लिए जाना जाता है? ये भी लौह अयस्क के भारी मात्रा में निर्यातक के रूप में जाना जाता है, न कि माइका के। ये भी किसका निर्यात करता है? लौह अयस्क के निर्यात के लिए। ये कथन भी गलत हो जाएगा। केवल 2 3 यहाँ पे सही है, यानी इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। तो विस्तार से मैंने आपको ये समझा दिया है। नेक्स्ट, हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है? हीराकुंड जो परियोजना है दोस्तों ये उड़ीसा राज्य के संबलपुर में है, महानदी पर बनाई गई है। हीराकुंड जो बांध है नदी पर है, महानदी पर है। ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में बनाया गया है, उड़ीसा के संबलपुर में महानदी पर ये बनाया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे परियोजना है और उनसे संबंधित नदियां दी गई। बगलिहार परियोजना, जो बगलिहार परियोजना है दोस्तों ये है चेनाब नदी पर।
यानी एक हो जाएगा 3। मंडी परियोजना है ब्यास नदी पर, यानी बी का हो जाएगा 4। पूरी परियोजना है झेलम नदी पर, का हो जाएगा 1। और बाण सागर परियोजना है सोन नदी पर, बी का हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 यानी इसका सी ऑप्शन सटीक आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता कौन सी है दोस्तों? ग्रीष्म काल में वर्षा, साल भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा या एक निश्चित आर्द्र व शुष्क काल। मैं आपको कई बार दोस्तों बता चुका हूँ, जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, यहाँ पे एक तो ये भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं, और इन क्षेत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि एक तो यहाँ पे साल भर क्या रहता है, उच्च तापमान रहता है, उच्च तापमान रहता है, और यहाँ पे उच्च वर्षा भी होती है। वर्षा की मात्रा यहाँ पे उच्च होती है, साल भर यहाँ पे वर्षा होती है, इसलिए विशेषता क्या है, साल भर यहाँ पे वर्षा होती है और उच्च तापमान भी होता है यहाँ पे, इसलिए ये जैव विविधता के लिए सही माने जाते हैं। जैव विविधता यहाँ पे जैव विविधता के लिए आदर्श माने जाते हैं। तो कटिबंधीय वर्षा वन में उच्च तापमान और हमेशा क्या होता है, साल भर वर्षा यहाँ पे होती है। बी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, में एक अभिकथन ए है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। कारण आर है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसको इस प्रकार समझेंगे दोस्तों। पहले देखो, ये है भारत की स्थिति। अगर हम तमिलनाडु की स्थिति देखें, तमिलनाडु की बात ही कर रहा है, ये है तमिलनाडु, यहाँ पे तमिलनाडु, और यहाँ पे ये कोरोमंडल तट है, ठीक है। अगर हम बात करें कि दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, उसका कारण क्या है? तो उसके दो प्रमुख कारण हैं दोस्तों। पहला कारण है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर रहता है। यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल खाड़ी, एक तो ये इसके समांतर है। अब जब ये इसके समांतर है, तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो हवाएं होती हैं, मानसून होता है, वो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, रुकावट कब आती है? जब सामने पहाड़ हो। यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, एक तो ये सीधे आगे निकल जाता है, इस कारण यहाँ ये बारिश नहीं कर पाता। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो तमिलनाडु के इस तट पर, जो ये कोरोमंडल तट है, वहां पे बारिश नहीं कर पाता है। तो ये तो ये कारण है। और दूसरा कारण है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में ये स्थित है, यहाँ पे अरब सागर है, ये इसके वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, जिस कारण यहाँ पे बारिश बारिश नहीं हो पाती दक्षिण पश्चिमी मानसून से। यहाँ पे तो सही आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। दो कारण मैंने आपको बताए, एक तो ये बंगाल की खाड़ी के समांतर है, और दूसरा ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून के अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में ये स्थित है। बंगाल की खाड़ी के समांतर है और दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, जिस कारण तमिलनाडु तट पर वर्षा नहीं हो पाती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, और ये क्षेत्र क्या रहता है? शुष्क रहता है इस मानसून मौसम में। तो कारण आ रहा है वो बिल्कुल सही है अभिकथन ए के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे, दीनदयाल बंदरगाह यानी पोर्ट कहाँ स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह है दोस्तों, ये है गुजरात में। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। इसको कांडला बंदरगाह भी कहते हैं, कांडला बंदरगाह। और इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह यानी पोर्ट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन, जैसे केरल में, तो केरल में कौन सा बंदरगाह है? कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह कहाँ है? तो ये केरल में है, अरब सागर की रानी भी इसको कहा जाता है। महाराष्ट्र में है मुंबई पोर्ट, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। और अगर हम गोवा की बात करें, तो यहाँ पे भी एक प्रमुख बंदरगाह है, मार्मा गांव, मार्मा गांव बंदरगाह। गांव से गोवा आपको नोट करना है। मार्मा गांव बंदरगाह कहाँ है? ये गोवा में है, लोहा एस के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पे, एल निनो एक ठंडी जलधारा है जिसके प्रभाव से भारत में पर्याप्त वर्षा होती है। लानिना एल निनो की विपरीत संकल्पना है जो भारत में मानसून को कमजोर करती है।
इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। एल नीनो एक ठंडी जलधारा, ये दोस्तों असत्य हो जाएगा, क्योंकि एल नीनो क्या है, एक गर्म जलधारा है। इसके कारण भारत में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, बल्कि भारत में क्या पड़ता है, सूखा और गर्मी की स्थिति होती है, क्योंकि एक गर्म धारा है। इसके प्रभाव में भारत में कम वर्षा होती है, तो ये कथन असत्य है। कथन टू है ला निना एल निनो की विपरीत संकल्पना है जो भारत में मानसून को कमजोर करती है। ये भी असत्य कथन है, क्योंकि ला निना एल निनो के बिल्कुल विपरीत संकल्पना है, बिल्कुल सही है। लेकिन एल निनो के कारण भारत में सूखा और गर्मी पड़ती है, जबकि ला निना के कारण भारत में वर्षा होती है, वर्षा होती है। इसके कारण मानसून कमजोर नहीं करता, बल्कि ये बढ़ता है। इसके प्रभाव में भारत में पर्याप्त वर्षा हो जाती है, पर्याप्त वर्षा ला निना के कारण। ये भी कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे मानसून को कमजोर करता है, ये दिया गया है कथन में। न तो एक और न ही दो, ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, भारत में कार्डेमम पहाड़ियां को निम्नलिखित में से किसकी श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। भारत में जो कार्डेमम पहाड़ियां हैं दोस्तों, ये जो इसकी श्रृंखला के रूप में इसको जाना जाता है, वो है पश्चिमी घाट की श्रृंखला के। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। कार्डेमम पहाड़ियां, इनको इलायची पहाड़ियां भी कहते हैं, इलायची पहाड़ियां। और ये पश्चिमी घाट की श्रृंखला के रूप में इनको जाना जाता है। और इनका विस्तार अगर हम देखें तो मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है कार्डेमम पहाड़ियां या इलायची पहाड़ियां। यहाँ पे इलायची, काली मिर्च और कॉफी की खेती प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए इनको इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल पार्क दिए गए हैं और उनका मिलान आपको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बाल थाकरम जो नेशनल पार्क है, ये कहाँ है, ये है मेघालय में। बाल थाकरम राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय में स्थित है, रेड पांडा के लिए और भारतीय हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है महावीर हरियाणा वन स्थली, ये जो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये है तेलंगाना में। उसके बाद है नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में है। और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये है असम में। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में स्थित है। एक हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1 और सी का 4। 3, 1, 4 यानी इसका सटीक आंसर बन रहा है दोस्तों 4, 2 यानी बी ऑप्शन का सटीक आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जलडमरू मध्य और चैनलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना ही कौन सा कथन सही नहीं है। 10 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है, बिल्कुल सही है। कोको स्टेट दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है, दोस्तों ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो कोको स्टेट है दोस्तों वो अंडमान यानी उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है। स्थित है कोको स्टेट, ये है उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में है कोको स्टेट। और साथ में ये अंडमान को म्यांमार के जो कोको द्वीप है, म्यांमार का जो कोको द्वीप है, कोको द्वीप है म्यांमार का, म्यांमार का, तो उससे अलग करता है अंडमान को। अंडमान और कोको द्वीप, जो म्यांमार का कोको द्वीप है, उससे अलग करता है कोको स्टेट, ना कि ये अंडमान और लिटिल अंडमान को। इसलिए ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये यहाँ पे असत्य दिया गया है और हमें कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच पाया जाता है और 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा से अलग करता है, ये भी सही है। बाकी तीनों कथन यहाँ पे सही है। मृदा अवकर्षण का मुख्य अर्थ क्या है। मृदा अवकर्षण, मृदा की ऊपरी संस्तरों का विनाश, उर्वरता का ह्रास, जलभराव की स्थिति या मृदा का निर्माण, लावा पदार्थों से मृदा का निर्माण। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मृदा में उर्वरता का ह्रास ही क्या कहलाता है, मृदा अवकर्षण कहलाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इसी कारण मृदा का जो पोषण स्तर हो जाता है वो गिर जाता है, पोषण स्तर गिर जाता है और उर्वरता का ह्रास हो जाता है, इसको मृदा अवकर्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आर्द्र भूमियों और उनके राज्यों का कौन सा मिलान सही है। सही मिलान आपको बताना है। लोकटक झील असम, सागर झील त्रिपुरा, आसाम संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश या कबरताल आर्द्रभूमि झारखंड। सही मिलान कौन सा है दोस्तों वो आपको बताना है। देखो लोकटक झील दोस्तों असम में नहीं है, ये कहाँ है, मणिपुर में है, मणिपुर में है, तो ये तो मिलान सही नहीं है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है और ये एक रामसर साइट भी है।
आसन संरक्षण रिजर्व ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि आसन जो संरक्षण रिजर्व ये उत्तराखंड के देहरादून में है। खबरताल आर्द्र भूमि ये झारखंड में नहीं है, बल्कि कहाँ है, बिहार में है। खबरताल जो आर्द्र भूमि है वो बिहार में है। यहाँ पे सही सुमेलित है केवल बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे कुंडा या कुंडी जो तस्त्रीनुमा हौज होते हैं, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुंडा और कुंडी ये एक पारंपरिक जल संग्रहण प्रणाली है, वर्षा जल संग्रहण प्रणाली, जो कि पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों प्रयोग की जाती है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे हम धरती से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह है, किस प्रकार का तेल है वो आपको यहाँ पे बताना है। गैर प्राकृतिक संसाधन, गैर प्राकृतिक नहीं है, बल्कि कच्चा तेल क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन होता है। और फिर ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है, क्योंकि इसको नवीकरणीय नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको बनने में कई समय लगता है, तो इसलिए गैर नवीकरणीय संसाधन है। 2 और 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्योंकि दोस्तों जो कच्चा तेल है इसके निर्माण में भूवैज्ञानिक प्रक्रिया यानी जियोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है वो बहुत धीमी होती है, क्योंकि कई सालों लग जाते हैं, इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं तेल के, जो कच्चा तेल निर्मित होता है। इसलिए गैर नवीकरणीय संसाधन है, इसको हम एकदम से नहीं बना सकते हैं। ये गैर नवीकरणीय संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।